हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का लेसन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं मोमेंटम। एक वर्ड आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, चलिए एक बहुत ईजी से एग्जाम्पल देके हम आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है। क्रिकेट बॉल का वेट जो है वो ज़्यादा है, टेनिस बॉल का कम है। ओके, इतना तो क्लियर है। अब हम लोगों को उसको फेंकना है। दोनों का वेलोसिटी यानी कि स्पीड दोनों का हम लोग सेम रखेंगे और सेम स्पीड से दोनों बॉल को फेंकेंगे। सामने से एक इंसान उस दोनों बॉल को रोक रहा है, तो उसको क्रिकेट बॉल रोकने में ज़्यादा फोर्स यूज़ करना पड़ेगा और टेनिस बॉल रोकने में कम फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा बॉल था क्रिकेट बॉल, उसका मास जो था वो ज़्यादा था, तो और टेनिस बॉल का कम था। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जब किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर हम लोग मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। किसी भी चीज़ को मान लीजिए कि एक बॉक्स ही है, उसको अगर वो हल्का है तो उसको हम लोग कम फोर्स लगा के हटा सकते हैं। अगर उसी को भारी कर दे रहे हैं, उसका मास बढ़ा दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको हम लोगों को हटाने में। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो हम लोगों ने देखा कि मास डिपेंड करता है फोर्स पे। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। दो बॉल है और दोनों का मास जो है वो सेम है, लेकिन हम लोग उसको जो फेंक रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग करके फेंक रहे हैं। यानी कि जो क्रिकेट बॉल है उसको ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और जो टेनिस बॉल है दोनों का मास सेम है। इस कंडीशन में टेनिस बॉल को कम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो जिसको हम ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसको रोकने में ज़्यादा फोर्स जिसको कम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसको रोकने में कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, अगर वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो फोर्स भी कम लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वेलोसिटी जो होगा वो भी फोर्स पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी घटाएंगे तो फोर्स भी घटेगा। तो हम लोगों ने दो पॉइंट्स देखे। फर्स्ट कंडीशन था हमारा कि अगर हम मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, अगर मास घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा और वेलोसिटी घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। तो इसी से हमें एक नया वर्ड मिलता है जो कि है मोमेंटम। मोमेंटम देखिए क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अगर हम लोग मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे वही होता है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल p इक्वल टू मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम यानी कि p इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मोमेंटम। चलिए, और मोमेंटम जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। टेक डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है तो इसीलिए वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी इसमें भी आ रहा है, तो इसी की वजह से मोमेंटम जो होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आपका यूनिट हो जाएगा मोमेंटम का। इसको हम लोग लिख सकते हैं दो तरीके से, एक हो गया केजी मीटर पर सेकंड और केजी मीटर सेकंड इनवर्स, दो तरीके से लिखा जा सकता है इसको। चलिए अब हम लोग मोमेंटम पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन of mass 75 kg when he walked with a uniform velocity of 2 meter per second.
पूछ रहा है इसमें कि मोमेंटम क्या होगा एक आदमी का, उसका मास जो है वो है 75 kg और वो चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड के। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो इसमें दिया हुआ है आपका मास कितना दिया हुआ है 75 kg। फिर दिया हुआ है आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। मास और वेलोसिटी दिया गया है, मोमेंटम निकालना आसानी से निकल जाएगा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, उसी फॉर्मूला पे मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास की जगह पे मास को रख देंगे, वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150 और यूनिट हो जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम। तो हम लोग इसमें मोमेंटम को अच्छी तरह से समझ गए। अब हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and take in the direction in which the force act। इसीलिए मैंने आपको मोमेंटम समझाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोमेंटम का यूज़ होता है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स is directly proportional to change in momentum upon time taken। ओके, अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है। चेंज मोमेंटम लोग जानते हैं क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास दो वेलोसिटी होना चाहिए। तो दो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, एक है इनिशियल वेलोसिटी और एक है फाइनल वेलोसिटी। तो हम इस दोनों से इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारा mu और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। अब दोनों में चेंजेस क्या है निकालेंगे, तो चेंजेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो mv माइनस mu अपॉन टाइम का t रहेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लेंगे v माइनस यू अपॉन t। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी का एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे मोशन चैप्टर में। तो v माइनस यू बाई टी हमारा एक्सेलरेशन होता है a। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो हमारा f इक्वल टू k m इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। अब डायरेक्टली हमको मिल गया f इक्वल टू ma। तो फोर्स है, मास है और एक्सीलरेशन है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन मिल गया फोर्स का। फोर्स का एक और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। ओके, या अब यहाँ से हम लोग देखते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का दो यूनिट हो सकता है। एक तो हम यहाँ से न्यूमेरिकली देख सकते हैं, मास का यूनिट क्या होता है केजी और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है कि फोर्स का दो यूनिट बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। मास का केजी हो जाएगा, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक आपका यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट लिया जाता है न्यूटन। तो ये दो यूनिट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 1 न्यूटन को डिफाइन करने को पूछता है। तो 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकली हो गया। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होगा। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच when acting on a body of a mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। जब किसी बॉडी पे, जो बॉडी होगा उसका मास होगा 1 kg और उस पर एक्सीलरेशन जो हो रहा है, एक्सीलरेशन जो है उसका वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा फोर्स होगा वो होगा 1 न्यूटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1 न्यूटन डिफिनीशन पूछ लेता है कि 1 न्यूटन को डिफाइन कीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन, यानी कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल को पकड़ना इसका एक एग्जाम्पल है।
ए क्रिकेट बॉलर मूव्स हिट्स हैंड बैकवर्ड टू कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। देखिए, आप लोग अगर क्रिकेट खेले होंगे तो देखे होंगे कि जब भी क्रिकेटर बॉल को पकड़ता है ना, तो उस बॉल को लेके अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? ताकि उसका हाथ में चोट ना लगे, क्योंकि वो इस तरह से धीरे धीरे वो बॉल के स्पीड को कम कर देगा और उसके हाथ में चोट नहीं लगेगा। एक एथलीट है जो कि ऊपर से जब कूदता है तो नीचे बालू रखा रहता है। वो बालू क्यों होता है? ताकि वो जब गिरे तो डायरेक्ट उसका कनेक्शन ज़मीन से ना हो, वो उसको फोर्स को वो कम कर दे। जितना फोर्स वो अगर डायरेक्टली वो लड़ता है तो उसको ज़्यादा इंजरी हो सकता है, तो इसीलिए उसको बीच में लगा के फोर्स को कम किया जाता है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि सीट बेल्ट का यूज़ करना कार में। सीट बेल्ट का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हमको चोट ना लग सके, इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। तो उससे क्या होता है, जब अचानक से ब्रेक लगता है और गाड़ी रुकती है तो हम अगर तुरंत जाके लड़ जाएंगे सामने तो हमें ज़्यादा चोट लगेगा। सीट बेल्ट हमारे स्पीड को कम कर देता है, हम धीरे धीरे जाते हैं तो हम इंजरी से बच जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। जब एक कोई बॉडी सामने वाले पे फोर्स लगाता है तो सामने वाला बॉडी भी जो है वो भी उस पर उतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है। यानी कि हम इसको एक वर्ड में कह सकते हैं एक्शन का रिएक्शन। जो हमारी तरफ से एक्शन होगा अपोजिट साइड से भी सेम टू सेम वही रिएक्शन होगा। एकदम इसको आसान वर्ड में हम कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो थर्ड लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक गन का। एक गन की जो गोली होती है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल इससे कैसे रिलेटेड है। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब कोई बुलेट किसी गन से छोड़ी जाती है, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। जितना फोर्स से गोली आगे निकलता है उतना ही फोर्स वो पीछे की तरफ भी लगाता है। ओके, बट ड्यू टू द हाई मास ऑफ द गन it moves only a little distance backward and give a backward jerk or kick on the shoulder of a gunman। तो देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन जो बंदूक का वेट होता है, मास होता है, वो ज़्यादा होने की वजह से केवल हम लोगों को थोड़ा बहुत फील होता है। उसका जो जर्क है वो थोड़ा बहुत फील होता है। जो भी गोली चला रहा है उस इंसान को थोड़ा बहुत लगता है कंधे पे, जिससे उसको पता चलता है कि ये हम लोगों को पता चलता है कि जितना वो आगे लगाता है फोर्स उतना ही पीछे लगाता है। यानी कि एक्शन जितना हो रहा है उतना ही उसका रिएक्शन भी हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने पूरा लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया है। तीनों लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी का हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।